सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब पता चला। मैं हूं आपके साथ आज आमना खटाना। और जो सारी सिचुएशन हम मुल्क में देख रहे हैं इलेक्शन को लेकर, जो गहमा गहमी है, मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से तैयारियां भी की जा रही हैं, जलसे भी किए जा रहे हैं, लेकिन एक पार्टी की जानिब से बार बार हम देख रहे हैं कि एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये कहती भी आई है, बल्कि हम देखते भी आए हैं कि अवामी मकबूलियत नो डाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबके सामने है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सी मुश्किलात का सामना भी है। क्या इन मुश्किलात के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा जो इलेक्शन 2024 होने जा रहे हैं? क्योंकि ना तो एक प्रॉपर तरीके से कैंपेन की जा रही है उनकी जानिब से। डेफिनेटली कुछ उनके जो रहनुमा हैं, कायदीन हैं, या तो वो ज़ेरे हिरासत हैं और कुछ पोशीदा मंजर आम पर नहीं आ रहे। तो इस सारी सिचुएशन पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी शाह महमूद कुरैशी जो कि वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी जब वो साइफर केस में उनको ज़मानत मिली और रिहाई के बाद कहा जा रहा था कि वो लीड करेंगे फ्रंट फुट पे जो सारी कैंपेन होने जा रही है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उनको 3 MPO के तहत फिर गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी जो गिरफ्तारी है इस वक्त हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस है। जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया उसको बहुत से लोग कंडेम भी कर रहे हैं, और कुछ ऐसी सियासी जमातें हैं जो कह रहे हैं कि जो उन्होंने अपने दौर में किया था वो सब चीज़ें उनके सामने आ रही हैं। उनके जो मुखालफिन हैं उनकी जानिब से ये बातें सामने आ रही हैं। अलबत्ता अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या पोजीशन अपनी देख रही है 2024 के इलेक्शंस में, इस पर हम बात कर लेते हैं। तैमूर सलीम झगड़ा PTI के अहम रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तैमूर साहब, ये सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कमेंट आपका। ये शाह साहब, क्योंकि कहा जा रहा था कि वाइस कैप्टन जब सामने होंगे, फ्रंट फुट से लीड करेंगे तो चीज़ें कुछ बेहतरी की जानिब जाएंगी, क्योंकि इलेक्शन सर पर है। लेकिन अब चूँकि शाह साहब भी गिरफ्तार हो गए दोबारा, एक तो उनकी गिरफ्तारी जिस तरीके से की गई वो एक डेफिनेटली काबिल मजम्मत है। वो तरीका एक एक्स जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ अपनाना, नो डाउट उस पर हम सब कंडेम करते हैं। कमेंट कीजिएगा। दूसरा, अब किस तरह से चीज़ों को देखा जाएगा? कौन फ्रंट फुट पर आकर चीज़ों को देखेगा? देखिए, PTI के इलेक्शन कैंपेन की किसी को फिक्र नहीं करनी चाहिए। जब इतनी मुश्किलात के बावजूद पूरे पाकिस्तान में PTI के कैंडिडेट्स बाकी किसी भी पार्टी से ज्यादा, और इनमें वो कैंडिडेट्स शामिल नहीं है जिन्होंने अपनी कागजात पे PTI नहीं लिखा होगा, तो इंशाल्लाह जो ये 7 महीने में PTI हैज गॉन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, तो आज से 8 फरवरी तक भी आप देखेंगे कि PTI की पोजीशन सिर्फ मजबूत होगी, और उसकी वजह यही है कि PTI किसी असूल पे खड़ी। अब आते हैं शाह साहब की गिरफ्तारी पे। मेरे ख्याल में इंतहाई शर्मनाक विजुअल्स थे पूरे पाकिस्तान के लिए। जैसे आपने कहा, 2 टाइम फॉरेन मिनिस्टर है। शाह साहब किसी को जाती तौर पे पसंद हो या ना पसंद हो, ही इज अ जेंटलमैन। वो उनका सियासी कद भी है, सियासी स्टेचर भी है, और वो उनका सियासी रवैया भी है। पोलाइट है, मुनासिब बात करते हैं कि कोई जो है वो उन पे कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। 70 साल की तकरीबन उनकी उम्र है, 5 ग्रैंड चिल्ड्रन उनके फैमिली है। ये हम क्या कर रहे हैं? देखिए, अगर हम अपने सियासतदान के या अपने पॉलिटिकल लीडरशिप की कदर ना करें, तो जब कल ये लोग बाहर दुनिया में जाते हैं पाकिस्तान का केस प्लीड करने, तो बाहर की दुनिया इनका या पाकिस्तान की क्या कदर करे? क्यों हम अपने साथ ये करते हैं? और फिर एक इस पे मैं लास्ट कमेंट करूंगा, वो ये कि KP में तो हमने बड़ा सख्त वक्त गुजारा, लेकिन आज के ये मनाजिर देख के और इसके साथ पिछले 5-6 दिन के मनाजिर देख के, जो ये नॉमिनेशंस के फेज में पंजाब पुलिस कर रही थी PTI के सारे कैंडिडेट्स के साथ, उन पे छलांग मार के, कागज छीन के, लग तो ये रहा था कि इंडियन पंजाब की पुलिस आई है। लेकिन एक मैं इस पे बात कहूंगा कि शहबाज शरीफ जब पेशावर आए थे, गलती से पेशावर में जब ब्लास्ट हुआ था, और बड़ी तकलीफ से उन्होंने कहा था कि KP पुलिस पे किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो मुझे तो ये लगता है कि 42 साल शरीफों ने पंजाब पुलिस पे जो इन्वेस्टमेंट की,
उसका जो नतीजा आज हम देख रहे हैं, उससे तो बेहतर है कि किसी स्टेट में पुलिस हो ही ना। और इस सब का जिम्मेदार जो है हम ये लाडला पार्टी को करार सकते हैं। ठीक है तैमूर साहब, साथ ही रहिएगा। उसामा गाजी हमूद हैं, शो के होस्ट भी हैं, और आज कुछ वजूहात की बिना पर थोड़ी देर हो गई उनको, आज हमारे साथ शो का हिस्सा भी रहेंगे। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह JUIF से हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। उसामा, सबसे पहले तो मैं आपकी जानिब आऊँगी। उसामा, ये जो सारी सिचुएशन चल रही है, एक पार्टी बार बार ये तहफ़्फ़ुज़ात उठा रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और इसका सिर्फ नहीं करी, पीपल्स पार्टी भी ये इस बात की तस्दीक कर चुकी है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली जो बाकी जमातों को मिल रही है। और उसके हम आज देख भी रहे हैं कि जो अहम रहनुमा हैं, जब वो रिहा भी होते हैं तो उनको किस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है। फिर वो जो सलूक किया जा रहा है इस वक्त, हमने देखा कि जिस तरह से पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया, ये भी एक बड़ी तशवीशनाक अमर था। तो यहाँ से वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड पे क्वेश्चंस रेज नहीं होते क्या? बिल्कुल। और जिस तरह आपने पीपल्स पार्टी की बात की, लेकिन पीपल्स पार्टी के कोई रहनुमा हमें उस तरह गिरफ्तार होते हुए नज़र नहीं आते, और केसेस भी उस तरह नज़र नहीं आते जिस तरह तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हमें नज़र आते हैं। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, ये जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, अब तो ऐसे लग रहा है इलेक्शन कमीशन भी बड़ा इस माहौल में परेशान है। वो भी शिकायतें करता नज़र आ रहा है कि जी शायद मीटिंग्स चल रही हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमें हमारे आरोज़ पर इतराज़ात आ रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन भी खुद परेशान नज़र आ रहा है। आप क्या कहते हैं इस माहौल के बारे में? कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत है तो इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। बात तो सच है, इसलिए कि आइन तो तमाम सियासी जमातों को बराबर उनके मौके फराहम करता है, और आइन ये मुनासिब नहीं समझता कि कोई सियासी जमात जेल के अंदर रहे, उनको आवाम से दूर रखा जाए। जब आइन तमाम सियासी जमातों को बराबर मौके फराहम करने की हिदायत करता है, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। आइन को मानना चाहिए। देखिए, हम मुख्तलिफ ख्याल लोग होते हैं जी, और मुख्तलिफ वहदतों में तकसीम लोग हैं, तो ये आइन हमारे दरमियान एक मीसाक़ी मिली है, ये हमें जोड़ता है जी। कि तमाम मुताल्लिक़ फरीक आइन का एहतराम करें। अगर आइन का एहतराम नहीं होगा तो हमें जोड़ने वाली कोई मीसाक़ तो फिर होगी नहीं, फिर हम मुंतशिर हो जाएंगे। हमारा इंतशार मुल्क की सालिमियत के लिए ठीक नहीं है। किस तरह समझाया जाए कि जबर की बुनियाद पर ज़मीर को तब्दील नहीं किया जा सकता? किस तरह समझाया जाए कि जबर की बुनियाद पर ख्यालात उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता? इसी मौके जबर की बुनियाद पर ख़त्म करके ये गलत तरीका था, और ये गलत तरीका है, और ये गलत तरीका ही रहेगा। मैं इस मौके पर जो हमारे अमीर हैं उनकी एक बात कोट करूँगा। उन्होंने कहा कि हम नजरियाती मुखालिफ तो हैं PTI के, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि वो भी जेल से बाहर हों, उनके हाथ भी खुले हों, हमारे हाथ खुले हैं, तो जाके हम आवाम के बाद से बात करें। अगर हमारे हाथ खुले हुए होंगे और एक फरीक के हाथ बंधे हुए होंगे तो ये इंसाफ नहीं है जी। मैं ये भी अर्ज करूँ, जो PTI का अपना दौर हुकूमत था वो भी कोई मिसाली नहीं था। अच्छा, मैं आपके सामने बैठा हूँ और मुझे 5-6 दफा गिरफ्तार किया, तो मेरा नहीं था। जहाँ तक कि जो मुझे दिमाग बनाया गद्दारी के, तो सेशन जज ने कहा इसको तो फर्जी जुर्म में आज नहीं होता, और मैंने उसके 88 गुजारे हैं अलीपुर जेल में। इस तरह हमारे देखो मुफ्ती साहब, ये शिकायत हम मुसलसल सुनते हैं। ये आपने जो बात की ना कि अब जो हो रहा है ये माजी में होता रहा है। झगड़ा साहब, मैं दोबारा आता हूँ, मुफ्ती साहब दोबारा आता हूँ। ठीक है, आपकी आवाज़ भी थोड़ी सही नहीं आ रही जी, हम दोबारा आपको कनेक्ट करते हैं। अच्छा, ये शिकायत है जी, ठीक है मुफ्ती साहब, आप इजाजत देते हैं। मुस्लिम झगड़ा साहब, मुझे जरा झगड़ा साहब से बात करने दें। मेरे ख्याल मुफ्ती साहब को आवाज़ नहीं जा रही। तो मुस्लिम झगड़ा साहब, ये जो शिकायत मिलती है कि जी ये सब कुछ पहले भी हो चुका है, एक ये, और दूसरा इलेक्शन कमीशन अब सोच रहा है कि जी हमें तो ये पेशावर हाई कोर्ट जो है ये किस तरह से बीच में आ गई, कोई CRO पर एतराज़ किया जा रहा है कि इसको हटाकर कोई और RO लगाया जाए, तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम तो फिर इलेक्शन ही नहीं करवा सकते। ये दो बातें इस वक्त सामने आ रही हैं। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन ना कराने की बात है, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हैरत नहीं होती।
कोई 550 दिन से इन्होंने नेशनल असेंबली के बाय इलेक्शन नहीं कराए, 350 दिन से पंजाब और केपी के इलेक्शंस नहीं कराए, 135 दिन से नेशनल असेंबली के इलेक्शन नहीं कराए। जब इलेक्शन कराने की बात आती है तो इसके बजाय कि वो ये एक फ्रेमवर्क बनाए कि पाकिस्तान में हर पार्टी को एक ही माहौल दस्तयाब हो, वो जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। वो चाहते क्या, देखें उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार सदर साहब के पास नहीं है, कहा ना जी। चारों सूबों के जो लॉ मिनिस्टर्स हैं उनसे भी ये कहलवाया। जब बात सुप्रीम कोर्ट में आई तो अटॉर्नी जनरल भी मान गए और इलेक्शन कमीशन भी मान गया कि इख्तियार सदर साहब के साथ जी। उस जजमेंट के साथ जब अतर मिनल्ला साहब का नोट आया जी, तो उन्होंने कहा कि 90 दिन के बाद एक एक दिन जो गुजरा है जी, ये इलेक्शन ना होना और ये हुकूमतें सारे गैर आईनी है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आरओस के मामले में बात सुन रही थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स को कहा कि आपके पास शेड्यूल है, तो उनके पास शेड्यूल ही नहीं था और हमने लाइव टीवी पे देखा कि उनका क्या हाल कर दिया। अब जब बैट की बात आई, ये आखिरी बात इस पे जी, जब बैट के सिंबल की बात आई तो जो इलेक्शन कमीशन खुद इलेक्शन नहीं करा सका और पाकिस्तान के आईन में 90 दिन नहीं देख सका, वो पीटीआई के आईन में एक एक नुक्ता देख रही है और उसको मिस इंटरप्रेट कर रही है और अपने इलेक्शन एक्ट में भी। सही अच्छा है कि अभी उन्हें कानून की बारीकियां जो है वो याद आ गई। क्या किया और आखिरी चीज इसमें ये कि किस मुंह से इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को तो इसमें फरीक नहीं होना चाहिए, ना केयरटेकर गवर्नमेंट को, क्योंकि इनका तो काम एक भी पार्टी से मुंसलिक नहीं होना। ठीक है, अगर जेयूआई एतराज करती है या पीपल्स पार्टी करती है या कोई और पार्टी करती है तो मैं मानता हूं वो हमारे हरीफ है। क्या इलेक्शन कमीशन अपने आप को पीटीआई का हरीफ समझती है या अनवार काकड़ साहब की हुकूमत? ठीक, अच्छा आमना, आप अगर कोई सवाल मुफ्ती साहब से करना चाहें, जिस तरह अभी आपने बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट किया, उसके लिए मैं माजरत भी चाहता हूँ देर से। आज जिस तरह इलेक्शंस पर फिर हमें लग रहा है उसके माहौल में धुंध छाई हुई है, आज लाहौर में धुंध की वजह से ट्रैफिक बिल्कुल जाम था। तो जी आमना। मुफ्ती साहब की जानिब जाऊँगी सवाल लेके। मुफ्ती साहब, अभी आप बात की कि एग्जैक्टली लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों को मुयसर होनी चाहिए, फिर आपने ये सवाल भी उठाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दौर में भी जिस तरह से इंतकामी कार्रवाइयाँ करती रही, तो ये सर आपने समझे कि चलें वहाँ उस वक्त भी ये हुआ, अब भी ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, बल्कि ये सिचुएशन अब वर्स होती चली जा रही है। हमें रियल इश्यूज़ की तरफ जाना है या फिर हमने इस विशिष्ट साइकिल से निकलना ही नहीं है जो चलता ही चला आ रहा है? ये सिलसिला कब टूटेगा और इसका हल क्या है? क्या तमाम जमातें एक साथ बैठने के लिए तैयार हैं इस सारी सिचुएशन में और बैठना चाहिए? आप क्या तजवीज़ करते हैं? मेरी राय के मुताबिक तो इलेक्शन इसका मुफ्ती साहब मेरी राय के मुताबिक तो इलेक्शन इसका वाहिद हल है, उसके अलावा कोई और हल ही नहीं है। उनको आवाज़ मेरी नहीं पहुंच पा रही। जी मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं। जी मुफ्ती साहब। जी हाँ जी, मेरी राय के मुताबिक तो और इन्हें और कोई हल ही नहीं है, सिर्फ एक ही हल है कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं और इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाए और उसके रास्ते में रोड़े ना अटकाए जाए। खैर जिसकी मौतों की शक्लबंदी जारी रहेंगी, हमें शिकायत होगी तहरीक इंसाफ से और तहरीक इंसाफ को शिकायत है होगी हमसे। ये तो होता रहता है, सब जमातें अगर एक शिकायतें न हो तो फिर अलग जमात बनाने का फायदा, ये तो होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप हमसे पूछते हैं, हम आपसे पूछते हैं कि ये कौन कर रहा, नाम कोई भी नहीं बता रहा। ऐसे कि सब गूंगे हैं और गूंगे की माँ उसकी बात समझती है, कोई बोलता नहीं है। भाई इस मुल्क में ताकतवर लोग और हैं, वो ताकतवर लोग आईन से मावारा होते हैं जी। और बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफ़ायत, बहुत शुक्रिया, आपको पॉइंट आ गया। तैमूर इस्लाम झगड़ा साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आपने भी ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। और ख़ासतौर पर आमना, आज आपको तकलीफ़ दी हमने, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब से, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, उनसे बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है। 2/3 अक्सरियत के बड़े दावे थे, लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल है, ब्रेक के बाद बात होगी। अब पता चला।
आज आलम इस्लाम की पहली मुंतखब खातून वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनकी बरसी है। जिस तरह दहशतगर्दी का उनको निशाना बनाया गया, जिस तरह उनको शहीद किया गया, कोई भी ये अंधोनाक वाक़या नहीं भूल सकता और पाकिस्तान आज तक इस वाक़े से उस तरह नहीं निकल सका कि इतनी मकबूल लीडर को इस तरह निशाना बनाया गया जब वो इलेक्शन कैंपेन में थी। और आज भी ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि मुल्क के तमाम सियासतदान अवाम उनको याद करते हैं कि किस तरह उन्होंने एक स्ट्रगल की और फिर पाकिस्तान की एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनी। बहुत मुश्किल वक्त उन्होंने देखा। उन्हीं के एक करीबी साथी शरी रहमान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। शरी साहिबा, आपका एक तवील वक्त गुजरा है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ। आपने उनको बतौर एक सियासी लीडर के, एक माँ, एक बेटी कि किस तरह देखा, कैसा पाया? जी बिल्कुल, उनके तो आपको खिदमात पता हैं। मुल्क और कौम और पूरी मुस्लिम दुनिया की 2 दफ़ा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी। तो ये एक हमारे लिए ना सिर्फ फ़ख्र का बायस बनी, लेकिन एक उन्होंने जो पहल की सारी दुनिया में ख़वातीन के लिए, पाकिस्तान के लिए, ये एक हम सब के लिए सहरा है और आज तक है। मतलब उनकी हैसियत तो बिल्कुल ही मुनफरिद थी। जहाँ तक उनकी ज़ाती ज़िंदगी की बात है, जैसे आप कह रहे हैं ना, माँ कैसी थी, वो तो बहुत ही अटेंटिव खातून थी अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का। उनको बहुत बाहर से लोग समझते थे नहीं, मतलब इतनी बिजी हैं, इतनी मसरूफ़ हैं, क्या क्या नहीं कर रही हैं, लेकिन वो बहुत ही लविंग और बहुत मोहब्बत देने वाली वालदा थी और तरबियत उनको बहुत अहम थी। सब हर चीज़ पे देना, चाहे वो कुरान पढ़ाना हो हर वीकेंड पे, हर जुमे, जहाँ यूएई में छुट्टी होती थी तब भी जुमे को ये होता था, मस्जिद खुद जाती थी बच्चों को लेके। और एक मतलब अपना वैल्यू सिस्टम उन्होंने कायम रखा कि सबके साथ वज़ादारी रहे, सबके साथ तमीज़ से बात करें, सबके साथ एक ऐसा रवैया रखें कि लोग हमेशा याद रखें कि। अच्छा, ये बताइएगा शरीफ साहिबा कि उन्होंने बड़ा मुश्किल दौर देखा। बिल्कुल एक नौजवानी थी उस वक्त, जनरल ज़ियाउल हक का दौर, फिर परवेज़ मुशर्रफ का दौर। तो ये आमरीत में उन्होंने बड़ी जिद्दोजहद की, मुश्किल वक्त देखा। उनकी ज़िंदगी से क्या सबक मिलता है? देखिए, उनकी ज़िंदगी से तो एक नहीं बहुत सारे सबक मिलते हैं, लेकिन पहला तो ये है कि उनको अपने उसूल पर, अपने वैल्यूज़ पर एक बहुत ही अटल यकीन था और दिल से उन्होंने जो भी किया हमेशा पाकिस्तान की रहनुमाई इस तरह की कि वो वापस भी आए बिल्कुल मुश्किल हालात में। आपने 18 अक्टूबर देखा किस तरह वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, लेकिन उन्होंने वो हटी नहीं अपने नज़्ब-ओ-लैन से। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान आई नहीं, वो ड्राइंग रूम में बैठे, मैं अपना एजेंडा, मैं अपना इलेक्शन कैंपेन अपने तौर ही लड़ूंगी और मुझे कोई इससे हटा नहीं सकता, क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं पाकिस्तान को बचाने आई हूँ। और आखिरी जलसे पे उन्होंने यही कहा कि मुल्क को बचाना है। स्वात में दहशतगर्द अपना झंडा गाड़ रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा हटा रहे हैं, तो मैं बचाऊंगी, आप बचाएंगे, हम सब मिलकर बचाएंगे और ये मैं होने नहीं दूंगी। उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन ये होने नहीं दी ना। आखिर उनकी हुकूमत आई, उनके बगैर आई, उनके अफकार पर लड़ी और सारे जो ऑपरेशन शुरू हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ, बयानिया भी और अस्करी ऑपरेशन भी, तो वो हमारी हुकूमत में हुए, उनके नाम से हुए, उनके झंडे तले हुए। शरीफ साहबा, आज 27 दिसंबर है, 8 फरवरी को इलेक्शंस का कहा जा रहा है। बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ भी कर रही है। तो अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोच रही है, क्या कुछ करेगी ख़वातीन के लिए? जी बिल्कुल, ये तो आप मंशूर में देख लीजिएगा, लेकिन हमेशा तरजीह तो दी जाती है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए उन्होंने कितनी जिद्दोजहद दी और क्या क्या उनके मंसूबे थे। हर हुकूमत में वो अपने लाती थी, चाहे उनको मौका मिलता भी था या नहीं। लेकिन अब जो सूरत हाल है, हर उनकी हुकूमत ने यही किया है कि ख़वातीन को तरजीह दी है। और अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी ये कहा, आपने देखा कि पहले की हुकूमत, हमारी हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बना। अब जो ज़मीनें मुंतकिल की जा रही हैं 2 मिलियन से ज़्यादा, जहाँ जहाँ सैलाब हुआ है, तो वो
औरतों को ही मिल्कियत दी जा रही है उनकी ज़मीन के, और वो जो रिकंस्ट्रक्टेड हाउसिंग है। तो हर दौर में यही किया जाता है कि ख़वातीन को ही वसाइल दिए जाते हैं कि वो अपना, चाहे घरों में हो या बाहर हो, अपना लोहा मनवा सकें और मौक़े फराहम हो उनको। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहबा, आपने हमें वक्त दिया। लीग नून इस वक्त भरपूर तरीके से कोशिश कर रही है कि इलेक्शन में ताकतवर तरीन जो उनके पास उम्मीदवार हैं उनको उतारे। उनके लिए हमें मसाइल भी नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर है कि जब एक को टिकट मिलता है तो दूसरा नाराज़ हो जाता है। किस हल्के से कौन इलेक्शन लड़ेगा ये भी है। अता तारड़ साहब का हम सुन रहे हैं कि वो 7 हल्कों से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं, वहाँ भी बड़े मसाइल नज़र आ रहे हैं। अभी पता नहीं कि किस हल्के से किस तरह वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो आपस में बहस चल रही है। इसी दौरान ज़ाहिर है कि नून लीग का इस वक्त सबसे ज़्यादा मुकाबला नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ के साथ, और हाल ही में तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ मिला है, बल्ले का निशान वापस मिला है। इस पर नून लीग क्या सोच रही है, इस पर बात करेंगे। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, ये बताइएगा कि अभी जिस तरह हमने देखा कि तहरीक इंसाफ को आखिरकार बल्ले का निशान वापस मिल गया, उनको ये उम्मीद भी थी, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट से जाकर उनको ये रिलीफ मिला, और ज़ाहिर है कि जब ये बल्ले का निशान उनसे लिया गया और उसके बाद भी देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, दीगर अदालतें, उनसे रिलीफ नहीं मिलता अगर किसी केस में, तो ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर बड़े वो अपने जज्बात का भी उनके जो फॉलोअर्स हैं वो इजहार करते हैं। आप क्या कहते हैं, अब इस रिलीफ के बाद आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया पर लोग हैं उनको कुछ एक तसल्ली हुई होगी कि उनकी ख्वाहिश जो है वो कम से कम कुछ तो पूरी हुई? देखिए जी, ये मैं पहले भी कई दफ़ा जो इंटरव्यूज हुए उसमें मैं कहा था कि इनको खुदा ही समझाए कि भाई तुम्हारे लिए तो पहले भी ये जुडिशरी ने भी और दूसरे लोगों ने भी एक एक्सटेंड पर तक आपके साथ उन्होंने अच्छा किया है, तो तुम जाके ऐसी बातें जो करते हो तो वो तो उल्टा पछता रहे हैं कि हमने क्यों इनको वो किया है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद देख रहे हैं कि ये जो कुछ उनको मिला है अदलिया की तरफ से, दिस इज अ वेरी बिग थिंग। बट आई मस्ट से कि मैं इस पे एक ही रिमार्क करूंगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदलिया एक ऐसा इदारा है कि जो इस वक्त जो अल्लाह के करम से हमें एक टीम मिली है, खासकर हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उसकी रेपुटेशन जो है वो सबको मालूम है। इन द पास्ट ऑल्सो उसने बड़े बाउसूल तरीके से अदालतों को चलाया भी है, और उसमें फैसले भी जो उसने दिए हैं मैंने खुद सुने भी हैं, और बल्कि उनके साथ मेरे हियरिंग्स भी आई हैं। तो मुझे उनसे तवक्को यही है कि इंशाल्लाह जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है उस पे पीटीआई को तो मैं कहता हूँ कि अब नज़ामत के आंसू उनके आने चाहिए कि हम क्या कह रहे थे और ये क्या हो गया हमारे लिए जी। तो ये बातें जो है ये ऐसी जस्ट ये तो झगड़ा सा बात हो गई तहरीक इंसाफ के हवाले से। बताइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़ी तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए और उसके बाद उन्होंने बात करते कहा कि जी मियाँ साहब पहले कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब वो कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। तो क्या ऐसी सूरत हाल है? जी झगड़ा साहब, ये मैं समझता हूँ कि इस पे मैं अफसोस भी करता हूँ, और बिलावल माशाल्लाह ही इज नाउ इन द फील्ड फॉर क्वाइट द टाइम। उसको तो जरा मैच्योर होना चाहिए था, लेकिन उसकी मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी की तो बात तो उसके वालिद साहब ने खुद कर दी कि अभी तो बिलावल ना समझ है और उसने अभी बहुत कुछ सीखना है उनसे। जो बात लोग मुंसलिक करते हैं कि वो अच्छी बात नहीं करते जी, तो वो अपनी तरफ से तो वो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि नासमझी की वजह से उसको वक्त लगेगा। तो अगर उनके जरदारी साहब, बड़े जरदारी साहब ये बात करते हैं, यानी जो जरदारी साहब कह रहे हैं आप उसी को सेकंड करते हैं कि अभी वो नाज समझ है, उनको इतनी समझ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, मुस्लिम, आपने वक्त दिया।
मकबूजा कश्मीर में जुल्म बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे लगता है कि जिस तरह से अब भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कुछ किया गया था, पहले अंदाज़ा था, सब मिले हुए हैं कि खुसूसी हैसियत मकबूजा कश्मीर की ख़त्म की थी जो उनके आइन के तहत ही उनको मिली हुई थी, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बिल्कुल दुरुस्त करार दे दिया। उसके बाद अब चूँकि एक लाइसेंस मिल गया है तो अब एक अजीबोगरीब सिलसिला शुरू हो गया जो पहले भी था कि अगर कोई बात करता है आज़ादी की, कोई बात करता है अपने हुकूक की मकबूजा कश्मीर में, तो अब उसके घर भी गिराए जा रहे हैं, कारोबार भी तबाह किया जा रहा है। 1 लाख से ज़्यादा मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को शहीद किया जा चुका है, 23,000 से ज़्यादा ख़वातीन बेवा हुई, 1 लाख से ज़्यादा बच्चे यतीम हो चुके हैं और ये सिलसिला अब ऐसे लग रहा है जैसे खुदा न खास्ता तेज़ होगा। और ये वहाँ के मकबूजा कश्मीर के अब रहनुमा ये कहने पर मजबूर हैं कि जी गज़ा वाली सूरत हाल अब बनने वाली है मकबूजा कश्मीर की। इसी बारे में हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, क्या ये खदशात दुरुस्त हैं? वो लोग जो माजी में कहते थे नहीं हमने भारत के साथ ही रहना है, अब वो कह रहे हैं कि जी ये तो गज़ा वाली सूरत हाल बनने लगी है, यानी इतनी बमबारी होगी कि वहाँ पर तमाम घर तबाह कर दिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने इतने इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने का मौका दिया। कश्मीर मेरे ख्याल के मुताबिक तो खैर हमेशा से ही पिछले 70 साल से इंडिया पाकिस्तान के दरमियान और पूरे साउथ एशिया के लिए एक फ्लैश पॉइंट की हैसियत रखता है। और अब वो लोग बातें कर रहे हैं जो कि प्रो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट लोग हैं, मकबूजा कश्मीर के वो पॉलिटिशियन, वो नाम नहाद पॉलिटिशियन जो कि अपने आप की उनकी सारी उम्र से वफादारियाँ हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत के साथ या हिंदुस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ रही हैं, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि उनको भी यूज़ किया गया है और उनको भी कुछ नहीं मिला। अपने लोगों की नज़रों में भी वो गिरे हैं, अपने लोगों की नज़रों में उनकी अहमियत कम हुई है, अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए वो कुछ नहीं लेके दे सके जो उनसे वादे किए जाते रहे और जो दूसरों के कहने पे वो अपने लोगों से वादे करते रहे। अब देखें इस गुज़श्ता जो ये एक साल चल रहा है 2023, इस साल के दौरान महबूबा मुफ्ती जो कि मकबूजा कश्मीर की वज़ीर आला रही हैं, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस तरह फारूक अब्दुल्ला है, गुलाम नबी आज़ाद हैं, इंडियन प्रो एस्टेब्लिशमेंट जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको भी महसूस हो गया कि जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर की नरेंद्र मोदी और उसकी पार्टी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रही है, उनका स्टेटस उन्होंने चेंज कर दिया, तो हालात अगर इस तरह चलते रहे तो कल को तो वो खुद भी अकलियत में बदल जाएंगे, तो उनको भी कुछ नहीं मिलना। बाकी जो हुर्रियत के रहनुमा हैं वो लोग जो कि पिछले 20 साल से ज़्यादा अरसे से हिंदुस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ वहाँ पर जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इस साल इस दौरान आपको पता है 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी जामे शहादत नोश कर बैठे हैं। आज भी मकबूजा कश्मीर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हैविली मिलिट्राइज जोन है, इतना हैविली मिलिट्राइज एरिया दुनिया में कोई नहीं होगा। तो गज़ा की सूरत हाल तो संगीन है, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पर एक इंसानी अलमिया ने जन्म लिया हुआ है, दुनिया हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, लेकिन मकबूजा कश्मीर भी एक फ्लैश पॉइंट है, क्योंकि जो हिंदू माइंडसेट है, जो हिंदुत्व का माइंडसेट है, जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, जो फंडामेंटलिज्म की पॉलिटिक्स है, नफरत की पॉलिटिक्स है, तकसीम करने की पॉलिटिक्स है, इंतहा पसंदी की सियासत है, उसने अल्टीमेटली उनसे कुछ बैद नहीं है। अभी अगर उन्होंने स्टेटस चेंज किया तो उनके जहन में एक पूरे का पूरा रोड मैप है जिसके ऊपर उन्होंने अमल करके आगे मकबूजा कश्मीर के साथ जो करना है, तो वो उन सियासतदानों को भी नज़र आ रहा है, इसलिए भी वो उन्होंने चीख पुकार शुरू की हुई है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जब लोग उनको बताया करते थे उस वक्त उनको अकल नहीं आती थी, उनको उस वक्त इक़्तिदार नज़र आता था, उस वक्त वो अपनी अय्याशियों में थे, अपने लोगों का इस्तेसाल करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। अब तो शायद उनके पास भी हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रह गया। तो ब्रिगेडियर साहब, क्या जिस तरह हम देख रहे हैं एक इंटरनेशनल प्रेशर की अगर बात की जाती है, अब भी अगर हम देखें तो जो पब्लिक है पूरी दुनिया में वो भी अब शायद ये सोशल मीडिया की वजह से उनको नज़र आता है कि जी क्या हो रहा है अब फ़लस्तीन में, तो ज़्यादा ओपिनियन हम देख रहे हैं इसराइल के ख़िलाफ़ हुआ है। तो क्या अब दुनिया तब जागेगी जब मकबूजा कश्मीर में भी हम बिल्कुल उसी तरह का देखेंगे? अगरचे कोई जुल्म में इससे पहले कमी नहीं हुई, बिल्कुल फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर हमें एक जैसे नज़र आते हैं। ये जो बमबारी जिस तरह फ़लस्तीन पर की जा रही है, तो क्या ये सिलसिला जब शुरू होगा तो तब दुनिया को समझ आएगी कि अच्छा जी मकबूजा कश्मीर में अब इतना जुल्म बढ़ गया है कि इस पर कुछ करना चाहिए? जी अल्लाह ना करे कभी हमें वो सूरत हाल देखने को मिले, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि दुनिया में जहाँ पर भी जुल्म बर्बरियत होती है तो फिर लोगों की आंखें खुलती हैं। रोज़मर्रा की बुनियाद पर जो इस तरह के वाक़यात होते हैं जो कश्मीर में पिछले 70 साल से हो रहे हैं और लेट 80 से लेके अब तक तो बहुत तवातर से हो रहे हैं, वो चूँकि कंसर्न कश्मीरियों का है, कंसर्न पाकिस्तान का है और हिंदुस्तान के लोगों को उसके इतना कंसर्न नहीं है, दुनिया के सामने वो छुपाते हैं। और पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है
कि हमेशा से इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर उसको पेश भी करता रहा है, सबूत भी देता रहा है, डोजेस भी देते रहे हैं, लेकिन दुनिया उसको उस नज़र से नहीं देखती। उनके अपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अपने मयार हैं, उसके अपनी मजबूरियां हैं। जी मेरे ख्याल ब्रिगेडियर साहब की लाइन ड्रॉप हुई है। जी हम कोशिश करते हैं ब्रिगेडियर साहब से दोबारा रब्ता कर सकें। जिस तरह उन्होंने कहा कि अल्लाह ना करे कभी भी जो हम गज़ा की सूरत हाल देख रहे हैं वो मकबूल, लेकिन अब ये मकबूजा कश्मीर के ही जो वहाँ के रहनुमा जो वहाँ इलेक्शंस लड़ चुके हैं, जो एक वक्त में ये कहते थे कि जनाब नहीं हम इसी तरह से भारत के साथ ही सिर्फ यह कि हमारी आज़ादी और ज़्यादा कर दी जाए, लेकिन कोई उस तरह की जद्दोजहद का नहीं वो कहते थे। अब वो भी कहने पर मजबूर हैं कि उनको एक ख़तरा महसूस हो रहा है कि यहाँ मकबूजा कश्मीर में गज़ा जैसी सूरत हाल हो सकती है। जी ब्रिगेडियर साहब। जी बिल्कुल। जी दोबारा करते हैं। जी मेरा ख्याल है दोबारा आवाज़ आई। जी ब्रिगेडियर साहब कंटिन्यू कीजिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। लोग इसलिए बात करते हैं कि जब वहां पर भी इंसानी अलमिया इस तरह आगे बढ़ते चला जाएगा, लोगों की बात पर तो जो नींद दी जाएगी, हिंदुस्तान की एट्रॉसिटीज इस तरीके से रहेंगी, हिंदुस्तान को शय मिलती रहेगी, उसको कोई पूछेगा नहीं, पाकिस्तान की आवाज़ को लोग इतनी अहमियत नहीं देंगे, एक बायलैटरल इश्यूज बना के रखेंगे, तो इसी शय की बुनियाद पर कल को नरेंद्र मोदी जो कि अभी तीसरी टर्म के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, अगर वो कल को दोबारा बरसर इक़्तिदार आ गया तो खुदा न खास्ता ऐसा कदम कोई उठाता है तो जाहिर है फिर उससे नुकसान तो होगा, उस वक्त दुनिया की आंखें खुलेंगी। लेकिन ये एक बात सोचने की है कि कश्मीर गजा से मुख्तलिफ इस लिहाज से है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। अगर कश्मीर में खुदा न खासा को ऐसी हरकत इंडिया करता है तो पाकिस्तान कतन ला ताल्लुक नहीं रह सकता, पाकिस्तान खामोश तमाशाई बन के बिल्कुल नहीं रह सकता। पाकिस्तान का कश्मीर के साथ चोली दामन का साथ है, पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार ऐसी किसी हरकत के ऊपर अगर खामोश रहेगा तो हम अपनी सालमियत के साथ खेलेंगे, हिंदुस्तान को भी पता है। तो बीच में मुनासबत तो दोनों इश्यूज की है, बट ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट हैं। मेरा नहीं ख्याल हिंदुस्तान ऐसी हरकत कर सकता है कि गजा जैसी सूरत हाल वो कश्मीर में पैदा करे, लेकिन जो वो कर रहा है वो भी संगीन सूरत हाल है, उस पर भी आंखें खोलने की तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर उन्होंने इसी तरीके से कश्मीर के अंदर ग्राउंड रियलिटीज़ को, डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की, इलेक्शन अपनी मर्जी के करवाए और अक्सरियत के खिलाफ बीजेपी हिंदू फंडामेंटलिज्म की वहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टॉल करने की कोशिश की, तो इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, इससे कभी अमन नहीं आएगा, क्योंकि जज्बा हुर्रियत जो है वो कभी भी कौमों का ख़त्म नहीं होता। आप देखें फ़लस्तीनियों को 25,000 फ़लस्तीनी मार दिए 3 महीने में, 70,000 ज़ख्मी कर दिए, गजा का शहर मलबे का ढेर बना दिया, लेकिन क्या फ़लस्तीनियों के जज्बा हुर्रियत को इसराइल ख़त्म कर सका? नहीं ख़त्म कर सका। कश्मीरियों का भी ख़त्म। जी दुरुस्त। अच्छा एक और बात ब्रिगेडियर साहब, हम देखते हैं कि वहाँ पर अब जब से मकबूजा कश्मीर में कब्ज़ा हुआ 70 साल से ये ज़्यादा हो गए, तब से लेकर अब तक आज़ादी की जद्दोजहद चल रही है, उसको दबाने की बड़ी कोशिशें हुई लेकिन भारत इसमें नाकाम रहा है। जब भी कोई इस तरह का नौजवान बुरहान वानी जैसा उठता है तो सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की जाती है। कोई भी वहाँ पर वाक़या हो, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो खुद करता है, पकड़ा भी जाता है। फिर हमने देखा ये सारा अभिनंदन वाला वाक़या भी हुआ, जबकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ देखिए किस तरह दहशतगर्दी, कुलभूषण यादव उसकी एक ज़िंदा मिसाल है। तो ये भारत हमेशा उसका बहाना दुनिया में दिखाता रहा कि जी ये देखें ये पाकिस्तान की सपोर्ट से हो रहा है, पाकिस्तान इस तरह से कर रहा है, लेकिन इस चीज़ को वो दबा नहीं सका। अब भी वहाँ पर लोग जिद्दोजहद करते हैं, तो ये भारत क्यों उसको पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश करता है कि किसी भी जगह पर, अब ये तो ऐसे ही जिस तरह वहाँ पर हमास है तो उसको पाकिस्तान से जोड़ दिया जाए, कि वहाँ तो वो एक इंडिजिनस वहीं की मूवमेंट है जो तंग आ गए हैं इस कब्ज़े से इतने सालों में। जी देखें, हिंदुस्तान इसलिए इस कोशिश में कामयाब नहीं होता, आपने दुरुस्त फरमाया कि इंडिजिनस मूवमेंट है, वो पाकिस्तान की स्पॉन्सर्ड मूवमेंट नहीं है। देखें उनकी आज़ादी का मसला है, कश्मीरी एक कौम है, उनके मुल्क पर, उनके खित्ते पर हिंदुस्तान काबिज है, तो उनको पाकिस्तान से पूछ के तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान उनकी अखलाकी और सियासी हिमायत करता है। जी, और ब्रिगेडियर साहब मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि ये तो अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी करारदाद, उनके अपने क़वानीन हैं कि किस तरह से अगर कोई कब्ज़ा करता है, कोई भी मुल्क हो, कोई भी ताकत हो, अगर वो मकामी आबादी पर कब्ज़ा करे तो उनको बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत ये हक़ हासिल है कि वो मुसल्लह जद्दोजहद भी कर सकते हैं वो अपनी आज़ादी के लिए। तो मकबूजा कश्मीरियों को ये हक़ नहीं दिया जाता।
जी बिल्कुल, उनको आज़ादी का हक हासिल है और ये हक तो अक़वाम मुत्तहिदा का अपना चार्टर भी देता है कि जब आपके ऊपर कोई कौम कोई कुव्वत गासबाना कब्जे में है तो अपनी आज़ादी के लिए आपको मुसल्लह जदोजहद का बिल्कुल हक हासिल है। ये बहुत क्लियर दुनिया में बात है और हर ये मुसलमान दुनिया में एक्सेप्टेड एक प्रिंसिपल है, क्योंकि अगर आप महकूम होके भी अगर आप मुसल्लह जदोजहद नहीं करेंगे तो फिर तो दुनिया में तो उसका कोई एंड ही नहीं है। तो कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को शिकस्त नहीं दे सकते। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान ये करता है, इसलिए हमेशा से उनके फ्लैग ऑपरेशन भी नाकाम होते हैं। वो जब कोई इशू क्रिएट करते हैं वो भी नाकाम होता है, क्योंकि इंडिजिनस मूवमेंट है। कितने बुरहान वानियों को शहीद करेंगे, हर घर में वहाँ पर बुरहान वानी है। बुरहान वानी तो एक नौजवान था। वक्ती तौर पे आप लोगों को मुआशी तौर पे पाबंदियाँ लगा के वैसे उनकी ज़िंदगी जीरन करके ज़ाहिरन तो उनको खामोश कर सकते हैं, दिलों को नहीं जीता जा सकता। जब भी उनको मौका मिला है और जब भी आइंदा मौका मिलेगा वो अपनी नफरत का इजहार करेंगे। जब कभी मुसल्लह तौर पर करेंगे, कभी मुजाहरों की सूरत में करेंगे, कभी अपनी आवाज़ के ज़रिए करेंगे। वो इसलिए उनका मुल्क है, हिंदुस्तान वहाँ पर काबिज़ है। हिंदुस्तान कभी भी अपने कब्जे को वहाँ पर लेजिटिमाइज नहीं कर सकता। वो उसकी हैसियत भी चेंज नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ एक फ्रीक है, कश्मीरी फ्रीक है, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पे है, सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं। तो गजा और कश्मीर इश्यूज की नौयत किसी हिसाब से मुमासलत हो सकती है, लेकिन रियलिटीज बिल्कुल डिफरेंट है, नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। तो हिंदुस्तान कभी भी ये ना सोचे, और उनको पता है इस चीज का कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है। पाकिस्तान की फौज दुनिया की मजबूत तरीन फौज में से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। हमारे अंदरूनी इश्यूज डेफिनेटली हो सकते हैं और हैं भी, बट जब कौमी सलामती की इस तरह की बात आती है तो हिंदुस्तान डेयर नॉट अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात सोचना कि ये गज़ा तरकरा वहाँ पर बमबारी होगी या कुछ होगा, वो तो शायद मुनासिब बात नहीं है। बट डेफिनेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी को तवज्जो जरूर देने की जरूरत है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है कश्मीर का इशू, अनलाइक गज़ा। तो इसलिए अगर इस पर तवज्जो नहीं देंगे तो कल को एक आखिरी सवाल, ये जब से हमने देखा कि जो एक खुद मुख्तारी इन्होंने आइन के तहत एक ढकोसला किया हुआ था, एक धोखा दिया हुआ था कश्मीरी मुसलमानों को, मकबूजा कश्मीरी मुसलमानों को, कि आपकी जो आबादी है इसको नहीं बदला जाएगा, मुसलमान अक्सरियत में है तो ये नहीं कि भारत के दीगर इलाकों से लाकर आबाद किया जाएगा, आपको जो रोज़गार है वो नहीं आपसे कोई छीन सकता, आपकी ज़मीनें कोई नहीं छीन सकता, ये उनको एक प्रोटेक्शन दी हुई थी। अब वो भी ख़त्म कर दी है। तो अब ज़ाहिर है इसको ख़त्म करने का मकसद तो यही है कि कल को अगर कभी ये होता है वहाँ पर इस्तिसाब राय होता है, अगर प्लेबिसाइड होता है तो उसके नतीजे में डेमोग्राफी चेंज की जाए, तो ये खदशा मौजूद है बदस्तूर, और कश्मीरी फिर इसको भी रेजिस्ट करेंगे। जी बिल्कुल मौजूद है, उन्होंने किया इसी वजह से है। डिलिमिटेशन जो वहाँ पर हुई है, हल्का बंदियाँ जो हुई हैं, जिसमें जम्मू रीजन की कुछ सीटें बढ़ाई गई हैं वैली की निस्बत, और वो जम्मू रीजन में हिंदू मेजॉरिटी है तो इसलिए बढ़ाई गई हैं। वो इसलिए उन्होंने डिलिमिटेशन किया है कि ग्राउंड रियलिटी चेंज करो, लाखों की तादाद में लोगों को डोमिसाइल्स दो, लोग वहाँ पर प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। बहुत सारे गैर कश्मीरी वहाँ पर आके आबाद हो रहे हैं, उनको टूरिज्म के नाम के ऊपर वहाँ पर कारोबार खोलने की इजाज़त दी गई। इसलिए की गई है कि कल को जब इलेक्शन हो तो उस इलेक्शन की बुनियाद पर जब गवर्नमेंट बने वो प्रो इंडियन सेंटर गवर्नमेंट हो। लेकिन उसमें एक चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ में से हमेशा वो उम्मीद का पहलू भी निकलता है। अभी कम से कम ये जो प्रो इंडियन वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं जिन पे आपने जिक्र किया, मैंने भी जिक्र किया, यानी अब उनकी भी आंखें खुल गई हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बाबर अलाउद्दीन साहब। यानी अब वो जो भारत की हिमायत किया करते थे अब उनको भी समझ आ गई है कि अब ये भारत का पुराना एक मंसूबा था जिस पर वो अमल कर रहा है और मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलना चाह रहे हैं मकबूजा कश्मीर में। अब वो भी बाकी हुर्रियत रहनुमाओं के साथ आवाज़ उठा रहे हैं। कुछ देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला।